हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है 12th बायोलॉजी का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। सबसे पहली चीज़, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है, आपके पहले ही पेज में दिया है इस चैप्टर के एनसीईआरटी की बुक में, ओवी पेरस और वीवी पेरस। तो लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इसका मतलब क्या है। देखो, ओवी पेरस वो स्पीशीज होती है, वो ऑर्गेनिज्म है जो अंडे देते हैं। ठीक है, जो उनके यंग वंस होंगे उनको एग के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ये लिजर्ड है, ठीक है, तो जो छिपकली है, आप समझ लो छिपकली एक तरीके से अंडे देती है। ठीक है, ऐसे ही ये चिकन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अंडे ले करते हैं। समझ रहे हो? तो ये इनके जो यंग वंस होते हैं, जब ये बच्चा पैदा करते हैं तो अंडे के फॉर्म में पैदा करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और जो विवी पेरस होते हैं, ये तो हो गए आपके ओवी पेरस। ठीक है, एक्चुअली ओवी मतलब ही एग होता है। ठीक है, विवी पेरस क्या होते हैं, जब ये बेबी प्रोड्यूस करेंगे तो अंडा नहीं होता, वो डायरेक्टली बेबी के फॉर्म में होता है। जैसे कि इंसान है, तो इंसान ऐसा नहीं है जब प्रोड्यूस करता है तो कोई अंडा प्रोड्यूस करता है तो बाहर क्या आता है, वेमेन की बॉडी में से हमेशा बेबी बाहर आता है। ठीक है, ऐसे ही टाइगर का केस है। टाइगर के केस में भी जब टाइगर बर्थ देता है तो बाहर क्या आता है, एक बेबी आता है, एक यंग वन आता है, अंडा बाहर नहीं आता। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिज्म बाहर एक बेबी देता है, ठीक है, डायरेक्टली यंग वन प्रोड्यूस होता है, जब बाहर आता है, वर्ल्ड में आता है, तो जब एक बेबी आता है इसे हम बोलते हैं विवी पेरस, जब अंडा आता है तो उसे हम बोलते हैं ओवी पेरस। तो ये डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। तो ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस हैं विवी पेरस। हम लोग जो बर्थ देते हैं डायरेक्टली यंग वन को देते हैं, एग नहीं निकलता हमारी बॉडी में से बाहर डायरेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना जरूरी है। अब जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, बहुत डिफरेंसेस होते हैं। सबसे एक चीज ध्यान रखो, जो मेल होता है आगे बढ़ने से पहले, और जैसे फीमेल होती है, तो मेल प्रोड्यूस क्या करता है, मेल प्रोड्यूस करता है स्पर्म। ठीक है, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल प्रोड्यूस करती है एग्स। ठीक है, इसको ओवम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फीमेल प्रोड्यूस करती है एग्स और मेल क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। लेकिन फीमेल ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग ही फीमेल एग्स प्रोड्यूस करती रहेगी। ठीक है, फीमेल की एग प्रोडक्शन स्टार्ट होता है 13 साल की एज में और एंड हो जाता है अराउंड 50 के आसपास। ठीक है, तो ये एक अप्रोक्सीमेट फिगर दी है मैंने आपको। जब एंड होता है एग का प्रोडक्शन, इसे हम बोलते हैं मीनोपॉज। और जब फीमेल में एग का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो हम इसको बोलते हैं मिनार्क। ठीक है, 13 साल से स्टार्टिंग होती है, जब इसको हम फिर मेंसेस भी बोलते हैं कि मेंसेस होना स्टार्ट हो गया, फीमेल को पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए। 13 साल से स्टार्टिंग होती है और 50 साल में आके एग का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इसको मीनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग मेल के केस में भी 13-14 साल के आसपास होती है। फीमेल में थोड़ा सा जो स्टार्टिंग होती है इसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। ठीक है, मेल्स में जब स्पर्म प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं और फीमेल्स में जब एग्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं तो इस प्रोसेस को प्यूबर्टी बोला जाता है। हम बोलते हैं कि प्यूबर्टी हिट कर ली, मेल चाइल्ड ने प्यूबर्टी हिट कर ली या फीमेल चाइल्ड ने प्यूबर्टी हिट कर ली। क्या मतलब है प्यूबर्टी हिट करने का? जब हम बोलेंगे किसी लड़के के लिए कि प्यूबर्टी हिट करी है, दैट मीन्स लड़के ने स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। जब हम बोलेंगे कि फीमेल ने प्यूबर्टी हिट करी है, दैट मीन्स फीमेल ने एग्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए। समझ में आ गई कहानी? अब ये देखो, जनरली जो प्यूबर्टी हिट होती है फीमेल्स में थोड़ी सी अर्ली हो जाती है, अर्ली होती है, स्टार्टिंग जल्दी स्टार्ट हो जाता है फीमेल्स में, प्यूबर्टी हिट जल्दी होती है। मेल्स में प्यूबर्टी हिट थोड़ा सा देर होती है फीमेल्स के कंपैरिजन में। बट एक चीज है, फीमेल्स में 50 साल के बाद एग्स आना बंद हो जाते हैं, कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं है। मेल्स 80-80 साल तक देखा गया है कि स्पर्म्स प्रोड्यूस करता रहता है। लेट होती है प्यूबर्टी हिट, लेकिन बहुत लंबी होती है। ये देखा गया कि 80-80 साल तक भी मेल स्पर्म प्रोड्यूस करने के काबिल है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं, इसको डिटेल में देखेंगे। तो देखो, आप ये जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है तो इस तरीके से कुछ मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये। और अगर इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक चीज ध्यान रखो, बहुत लोगों को लगता है कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेनिस है। पेनिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में क्या है, टेस्टिस है। ये ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंसेस का ध्यान रखना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के केस में टेस्टिस है, ठीक है, ना कि पीनस। इसको डिफरेंस को ध्यान रखो। तो अब हम पहले टेस्टिस हमें पता है, जैसे कि ये अगर मेल की बॉडी है तो इस तरह से, जैसे मान लो अगर यार ये मेल की बॉडी है,
ठीक है, ये अगर मेल बॉडी है, तो अगर ये मेल की बॉडी है, इस तरह से इसको हम आगे कर लेते हैं, ये ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ठीक नहीं बना, दोबारा बना देता हूँ मैं इसको, तो ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब इसको ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लो एक मेल बॉडी है, मैन है कोई भी। तो मेल के केस में क्या होता है, टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, मेल के केस में क्या होता है, टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं और 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, और ये पाउच के अंदर रखे होते हैं, उस पाउच को हम स्क्रोटम बोलते हैं। ये देखो आप, इस तरह से टेस्टिस दिखाया गया, साइड व्यू है उसका। ये तो 2 टेस्टिस होते हैं। तो ये टेस्टिस एक तो बॉडी के बाहर होते हैं। बॉडी के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और टेस्टिस का मेन काम होता है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन बनाना और स्पर्म बनाना, 2 मेन काम होते हैं टेस्टिस के। टेस्टिस के 2 मेन काम क्या है, एक तो स्पर्म बनाना और दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये 2 काम है स्पर्म टेस्टिस के। अब इन दोनों ही काम के लिए, जैसे कि मेनली स्पर्म बनाने के लिए चाहिए होता है टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का। अब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए जो टेस्टिस है हमारी बॉडी में बाहर होते हैं। हमारी बॉडी में टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं, क्योंकि बाहर टेम्परेचर फिर थोड़ा सा कम होता है। ठीक है ना, तो हमें तो टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे चाहिए। ठीक है, इसीलिए बाहर होते हैं। पहला तो ये है कि बाहर क्यों होते हैं, मेल बॉडी में टेस्टिस बाहर क्यों होते हैं। दूसरा ये देखो आप, टेस्टिस हमेशा ना एक ऐसे पाउच में रखे होते हैं, इस पाउच को हम बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, जैसे मान लो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग होती है, ये समझ लो ये बाहर एक कवरिंग है। तो ये जो कवरिंग है टेस्टिस के बाहर, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ये अंदर आपका टेस्टिस है। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से 2 टेस्टिस होते हैं और ऊपर उसकी लेयर होती है स्क्रोटम की। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे दिखाया हुआ आप देख सकते हो, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ये बाहर लेयर है स्क्रोटम की। अब हम टेस्टिस को थोड़ा सा अंदर डिटेल में समझेंगे कि टेस्टिस कैसे होता है अंदर से। अब देखो, टेस्टिस को अगर मैं काट दूं तो टेस्टिस के अंदर होती हैं ऐसे लोब्यूल्स, ये देख रहे हो, जैसे कि मान लो ये एक लोब्यूल है। जैसे कि यार ये समझो कि ये अगर एक टेस्टिस है, ठीक है, ये मान लो टेस्टिस है, तो इस टेस्टिस के अंदर आप ये मान के चलो लोब्यूल्स होंगे। जैसे एक लोब्यूल हो गया ये रहा, एक लोब्यूल हो गया ये रहा, एक लोब्यूल हो गया ये रहा, एक लोब्यूल हो गया। तो इन लोब्यूल्स को हम बोलते हैं, ये जैसे लोब्यूल्स बने हुए हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट है, समझ लो अलग अलग कंपार्टमेंट है। जैसे रेलवे के डिब्बे होते हैं ना, रेल के डिब्बे होते हैं, ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट है। इन कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने होते हैं ये, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने होते हैं, 250। तो अभी यहाँ 250 तो बन नहीं सकते, तो एक टेस्टिस के अंदर ऐसे 250 कंपार्टमेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। समझ में आ गया। अब इन कंपार्टमेंट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब जैसे मान लो ये है, तो इसके अंदर ऐसे कंपार्टमेंट हैं, 1 से लेके 3 हो सकते हैं। मान लो किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ये जो कंपार्टमेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इसके अंदर भी क्या हो सकते हैं, ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है कॉइल्ड स्ट्रक्चर, 2 भी हो सकते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर, 3 भी हो सकते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इन्हें बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, आप इस इमेज में देखो, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। यहाँ पे इसको ब्लैक कर देते हैं। ये देखो ऐसे, ये पूरा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ठीक है, ये पूरा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है। अब इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये देखो, ये देख रहे हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, तो एक टेस्टिस में 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है। ठीक है, तो लोब्यूल के अंदर ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन्स 1 to 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, इनके अंदर जाते हैं। अब हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। अब हम इसको समझेंगे, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये जो ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रही है, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये। देखो, अब हमने सेमिनिफेरस, ये ट्यूब है, मान लो ये ट्यूब है, इसको ट्यूब को हमने ऐसे काट दिया। ठीक है, तो हम इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, इसको ऐसे काट दिया, अब हम देख रहे हैं तो ऐसे दिखाई देती है। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है सेरेटोरी सेल और दूसरी चीज है ये जर्म सेल।
ठीक है, तो इसको स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं, इसको जर्म सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जर्म सेल। देखो दो सेल हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके दो सेल होते हैं। पहला सेल है सर्टोरी सेल, दूसरा सेल है जर्म सेल, या इसको स्पर्मेटोगोनियम भी बोला जाता है। ठीक है, देखो दो तरह के सेल हैं, एक है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं, दूसरा कौन सा है? सर्टोरी सेल। ये मैंने आपको बता दिया, दोनों इंपॉर्टेंट सेल हैं, ये ध्यान रखो। दो सेल होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना। ये जो जर्म सेल है या स्पर्मेटोगोनियम है, इसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना। ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। और फिर ये सर्टोरी सेल क्या कर रहा है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये इसको नरिश करता है, इसको न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, ये उसको नरिश करने का मतलब है इसको न्यूट्रिशन दे रहा है। ठीक है, जैसे एक मदर बेबी को नरिशमेंट देती है जब बेबी पेट में होता है मदर के, तो इसी तरह से समझ लो आप, ये जो सर्टोरी सेल है ना, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इन जर्म सेल को। समझ में आ गया? तो आप देख सकते हो मेल जर्म सेल का क्या काम होता है? लीडिंग टू स्पर्म प्रोडक्शन, ये स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं। सर्टोरी सेल का क्या काम है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल को। ठीक है, तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे सेल, जर्म सेल, और सर्टोरी सेल इस जर्म सेल को नरिशमेंट देंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे ताकि ये ठीक से स्पर्म प्रोड्यूस कर पाए। तो ये मैंने आपको बता दिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का काम। अब थोड़ा सा और देखते हैं, इसके बाहर आते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमने समझ लिया, अब हम इसके बाहर आते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, जैसे ये पूरा आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये हमने देखा, ये जो पूरा गोल राउंड सर्कल है पूरा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इसके बाहर ना सेल्स पड़े होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं? इन्हें बोला जाता है लेडिक सेल, या इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स? क्योंकि ये देखो, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर और दिखाता हूं, उसमें नहीं दिया। देखो ये जो स्पेस है ना, ये जो खाली खाली दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन ये जो खाली खाली स्पेस है, ये पूरी इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो ये जो लिडिक सेल्स हैं, ये इस इंटरस्टिशियल स्पेस में है, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। समझ गए आप? तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, जैसे कि यहाँ पे होंगे करीब, जैसे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद और भी तो जगह है, ये पूरी जो जगह है खाली, ये जो जगह है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो यहाँ पे सेल्स पड़े होते हैं, लिडिक सेल्स बोलते हैं, या इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। समझ गए? तो ये देखो, अब ये लिडिक सेल्स क्या करेंगे? इनका क्या काम है? ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़े हुए हैं लिडिक सेल्स, इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन बनाने का। ठीक है, इनका क्या काम होता है? टेस्टोस्टेरोन बनाने का। एक्चुअल में एंड्रोजेंस बनाते हैं, और एंड्रोजेंस होता है, हॉर्मोन्स होते हैं। एंड्रोजेंस क्या है? एक तरीके से हॉर्मोन्स है। तो ये और भी हॉर्मोन्स बनाते हैं, बट जो मेन प्राइमरी हॉर्मोन्स है जो आपको पढ़ना भी है, वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो लिडिक सेल्स क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। अब टेस्टोस्टेरोन करता क्या है? देखो, टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है, बिना टेस्टोस्टेरोन के स्पर्म्स नहीं बनेंगे। हमने क्या देखा था कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये जो हमारे जर्म सेल्स हैं, ये बनाते हैं स्पर्म्स। तो लेकिन ये स्पर्म्स बनाएंगे कैसे? ये स्पर्म्स ऐसे ही नहीं बनाएंगे, टेस्टोस्टेरोन होता है, लिडिक सेल्स बनाएंगे। ये जो लिडिक सेल्स हैं, ये बनाएंगे टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन चला जाता है इसके अंदर, सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है, और ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इनको प्रोवोक करता है, इनको उकसाता है कि तुम स्पर्म्स बनाओ। बिना टेस्टोस्टेरोन के स्पर्म्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, लिडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, और ये फिर टेस्टोस्टेरोन एंटर करता है किसके अंदर? ये सोमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा, और यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये सारे स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम को एक तरह से ना ये उकसाएगा, प्रोवोक करेगा कि तुम टेस्टोस्टेरोन बनाओ, सॉरी स्पर्म्स बनाओ। ठीक है, तो ये जो मेल गैमेट सेल्स है ना, ये सॉरी मेल जर्म सेल्स हैं, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, ये टेस्टोस्टेरोन, ये स्पर्म्स तभी प्रोड्यूस करते हैं जब टेस्टोस्टेरोन आके इनको पुश करता है। ठीक है, इनको उकसाता है, इनको प्रोवोक करता है कि तुम्हें स्पर्म्स बनाने हैं। बिना टेस्टोस्टेरोन के स्पर्म्स नहीं बनते, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बनाता कौन है टेस्टोस्टेरोन? ये बनाते हैं लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स कहाँ होते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर होते हैं। ठीक है, ये बाहर होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के। ऐसे देखो, ये सारे लिडिक सेल्स हैं, क्या करेंगे? ये टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। ये रहे, तो ये हमने समझ लिया। और इसमें आई थिंक इंपॉर्टेंट, हाँ, अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि
एक क्वेश्चन ये उठता है कि टेस्टिस तो बच्चे के बाय बर्थ ही होते हैं, भाई बाय बर्थ ही तो होते हैं, ठीक है। और ये आप बाय बर्थ जब टेस्टिस हैं बच्चे के, तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन 13 साल में क्यों स्टार्ट होता है? जब प्यूबर्टी हिट करता है, जब एक मेल चाइल्ड प्यूबर्टी हिट करेगा तभी क्यों बनना स्टार्ट होता है टेस्टोस्टेरोन, पहले क्यों नहीं बनता, बाय बर्थ क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपका ब्रेन ना सिग्नल देता है टेस्टिस को, तभी आपका, देखो आपका ब्रेन ना, ब्रेन का और टेस्टिस का कनेक्शन है, समझ लो, ब्रेन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन का और टेस्टिस का एक कनेक्शन होता है, ठीक है, ऐसे कनेक्शन चलता है। तो ये कनेक्शन बना हुआ है ब्रेन और टेस्टिस का, तो ये जो कनेक्शन है ये बाय बर्थ नहीं होता, ये जब मेल चाइल्ड प्यूबर्टी हिट करेगा 13-14 साल में, जब ये कनेक्शन बनेगा प्रॉपर, ठीक है, ठीक से ये ब्रेन उसको सिग्नल भेजेगा। ब्रेन क्या करता है? टेस्टिस को सिग्नल भेजता है। सिग्नल कैसे भेजता है? हार्मोन्स के फॉर्म में भेजता है, ठीक है। तो जब ये सिग्नल भेजेगा ब्रेन टेस्टिस को, तभी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा, और जब टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा तभी फिर स्पर्म भी प्रोड्यूस होंगे। समझ गए कहानी आप? इस तरीके से अब हम देखते हैं कि कैसे बनता है टेस्टोस्टेरोन, थोड़ा देख लेते हैं ब्रेन से कनेक्शन कैसे हो रहा है। ब्रेन में हमारे, ऐसे मान लो ब्रेन है, अभी बात कर रहा हूं मैं सेरिब्रम की, जो मेन आपका सबसे ऊपर होता है, पीछे की साइड तो फिर यहाँ पे सेरिबेलम भी होता है, ये सेरिबेलम इधर की साइड है, ठीक है, और फिर बहुत सारी चीजें उसमें नहीं जा रहा, अभी ब्रेन स्टेम आ जाएगी। अभी देखो ये सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम में क्या होता है, जैसे कि अभी थोड़ा सा मैं इसको और हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे आपका जैसे कि मान लो यार एक स्ट्रक्चर है हाइपोथैलेमस टाइप का, ठीक है, और ये यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये मान लो हाइपोथैलेमस है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, सिर्फ बताने के लिए बता दिया मैंने आपको। ये हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्चुअल में एंडोक्राइन सिस्टम में आता है ये। तो अगर आपने 10th की अगर आईसीएससी की बायोलॉजी ठीक से पढ़ी हुई है ना, तो मोस्टली मेरे यहाँ पे जो बच्चे देखते हैं वो 10th के ही देखते हैं आईसीएससी के। अगर आपने 10th आईसीएससी में ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा ना एंडोक्राइन सिस्टम, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी बता देता हूँ, देखो आपका ये जो ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, इसमें हाइपोथैलेमस होता है। ये हाइपोथैलेमस एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ग्लैंड टाइप का है, और नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड लगा होता है, ऐसे दो ऐसे बने हुए हैं गोले गोले से, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं GnRH, इसको बोला जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा। क्या सिग्नल भेजेगा? कि अब तुम हार्मोन रिलीज करो, ठीक है। तो ये GnRH हाइपोथैलेमस से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है कि तुम क्या करो, हार्मोन प्रोड्यूस करो। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, जब सिग्नल आ जाएगा GnRH से, GnRH क्या है, एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस बना रहा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बता रहा है कि अब तू भी हार्मोन बना, ठीक है। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोन बनाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन बनाएगा? ये बनाएगा ऐसे हार्मोन दो, LH और FSH, ठीक है। इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अभी इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सब समझ लो। अब ये जो LH होगा और FSH होगा, ये दोनों कहाँ जाएंगे? ये दोनों जाएंगे टेस्टिस के पास। जैसे मान लो ये आपके टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस के पास जाएंगे और फिर टेस्टिस को क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे कि तुम टेस्टोस्टेरोन बनाओ। तो इस तरह से चलता है पूरा। हाइपोथैलेमस पहले रिलीज करता है GnRH पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि तू हार्मोन बना, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाएगा LH FSH, फिर टेस्टिस के पास जाके लिडिक सेल्स को बोलेंगे कि तुम क्या करो, टेस्टोस्टेरोन बनाओ, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से चलता है। ये देखो आप, हाइपोथैलेमस ने बनाया GnRH, पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया FSH LH, फिर यहाँ जाएंगे किसके पास, टेस्टिस के पास। टेस्टिकल टेस्टिस एक ही बात है, फिर टेस्टिकल क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझ लो, एक और समझ लो, जैसे कि ये मान लो आपकी लिडिक सेल्स पड़े, ठीक है, ये पूरा आपका टेस्टिस है, मान लो मैं राउंड होता है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये टेस्टिस है, ठीक है, और ये पूरा आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ST लिख रहा हूँ, मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये लिडिक सेल्स है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे LH एक्ट करता है आगे, LH यहाँ पे आके एक्ट करेगा, तो ये टेस्टोस्टेरोन बनाना स्टार्ट कर देगा। टेस्टोस्टेरोन मैंने बोला था फिर इसमें चला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। यहाँ पे फिर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब होता क्या है, जब स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट हो जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन कोशिश करता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आ जाए, तो ये कोशिश करता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर आने के, लेकिन इसको यहाँ रोकना जरूरी है टेस्टोस्टेरोन को, तो ये काम करता है FSH। तो FSH जो होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो हार्मोन बनाए हैं, FSH और LH। LH तो लिडिक सेल्स पे काम करता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। FSH क्या करेगा, फिर ये जो टेस्टोस्टेरोन लिडिक सेल बना देंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर चला जाएगा और फिर स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देगा, ठीक है, जर्म सेल्स को बोल के।
अब जैसे ही टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होता है स्टार्ट, तो ये टेस्टोस्टेरोन कोशिश करता है बाहर आने की इस सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से, लेकिन हमें इसको बाहर नहीं आने देना है। तो इसको बाहर आने से रोकने का जो काम करता है वो एफएसएच करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जैक्ट समझ में आ गया आपको। कुछ समझ में नहीं आया तो उसे भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि इस तरह से चलता है, पूरा एक साइकिल चलती है पूरी। ठीक है, और फिर जो बचा हुआ टेस्टोस्टेरोन है, सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन यहाँ तो ना यूज हो जाता है टेस्टिस में, फिर बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन बाहर निकलता है और कहाँ चला जाता है, ब्लड में। ठीक है, फिर ब्लड में चला जाता है, फिर जो टेस्टोस्टेरोन है वो फिर ब्लड में आ जाता है, और ब्लड के थ्रू फिर ये आपकी पूरी बॉडी में चला जाएगा। फिर पूरी बॉडी में चला जाएगा तो फिर सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे आपको। आप देखो, जो मेल की जो वॉइस है भारी हो जाएगी, दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पेनिस के डेवलपमेंट में इसका रोल है यहाँ पे। तो फिर और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको आप फिर आप जब देख के बता देते हो कि हाँ यार 13-14 ईयर्स के बाद थोड़ा जो मेल चाइल्ड है वो एकदम मेल एडल्ट की तरफ बनना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला, भारी हो जाएगी, आवाज़ भारी हो जाएगी, दाढ़ी आनी स्टार्ट हो जाएगी, मूंछ आनी स्टार्ट हो जाएगी, मसल्स उसकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पेनिस का एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्यों आ रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन की वजह से आ रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन कहाँ आ गया, टेस्टिस से फिर ऐसे निकल के ये ऐसे फिर ये ब्लड में भी आ जाता है। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू फिर ये पूरी बॉडी में आ जाता है। तो इस तरीके से काम होता है। तो आई होप आपको एक इंसाइट मिली होगी इससे। अभी ये सिर्फ हमने अभी इसको पढ़ा है, हमने सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ा है अभी टेस्टिस का। ठीक है, तो अभी पूरा नहीं हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने टेस्टिस को पढ़ा क्योंकि टेस्टिस सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में। अब आगे हम पढ़ेंगे ये पूरा सिस्टम कि ये पूरा बाकी सारा कैसे काम कर रहा है, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको काइंडली सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।